ओके राजा बेटा अटेंशन प्लीज। इस लेक्चर के अंदर देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन केस ऑफ प्लांट। आपको पता है न्यूट्रिशन वाला हमारा यूनिट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मिनरल न्यूट्रिशन केस ऑफ प्लांट बात करेंगे, कौन से न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा प्लांट के अंदर, ये देखेंगे। फर्टिलाइजर क्या है ये भी हम समझेंगे। अच्छा, मिनरल न्यूट्रिशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिनरल है क्या। मिनरल ऐसे काइंड के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की यील्ड बढ़ाने के लिए, प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए लाजमी है, ठीक है। न्यूट्रिएंट के भी हमने बात की थी ना, ठीक है। वैसे ही एक काइंड के न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक। जब टर्म इनऑर्गेनिक आ गया तो इसका मतलब क्या, जिसमें कार्बन इज अ बेसिक एलिमेंट ना हो जिन कंपाउंड्स में, और ना ही कोवेलेंटली बॉन्डेड हो हाइड्रोजन के साथ, तो उन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की यील्ड के लिए और प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दोस काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स व्हिच हेल्प इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन यील्ड, ठीक है। किसकी यील्ड, प्लांट की यील्ड। प्लांट की यील्ड क्या है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ठीक है, क्रॉप, इनकी यील्ड बढ़ा दे तो इन्हें हम मिनरल कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट ये मिनरल हासिल करता है, ठीक है, उस न्यूट्रिशन को हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। बहुत सारे मिनरल हैं, उन मिनरल को स्टडी करने का तरीका यह है कि हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं दो पार्ट्स में। वी हैव फ्रेम एलिमेंट, वी हैव मिनरल न्यूट्रिएंट। फ्रेम एलिमेंट ये वो काइंड के एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्लांट टू प्लांट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर किसी में मौजूद होंगे। कौन कौन से हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये वो एलिमेंट है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके अलावा मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट दो तरीके के हैं, देयर इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड देयर इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं राजा बेटा, जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो जो कम क्वांटिटी में चाहिए। अच्छा, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना, वो फर्दर क्लासिफाई है इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस, सेकेंडरी में जो है सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारे यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि बोरोन, जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, आयोडीन एंड क्लोरीन। इनको याद रखने का निमोनिक क्या था, ठीक है, बिग, जेब्रा, मैक, कूल, मूव्स इन सिटीज, ठीक है जी। ये निमोनिक है, इसकी मदद से जो है आप इसको याद रख लीजिएगा इन एलिमेंट्स को ऐसी सीक्वेंस में। बी फॉर बोरोन, जेड फॉर जिंक, एम फॉर मैंगनीज, सी फॉर कोबाल्ट, एम फॉर मोलिब्डेनम, आई फॉर आयोडीन, सी फॉर क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, इन सब में से ज्यादा जो डिफाइन किया गया है वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को ही किया गया है। हम उनके बारे में ही देखने वाले हैं। पहली बात तो ये कि नाइट्रोजन एक काइंड का प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। जब हमने प्राइमरी कह दिया तो ये चाहिए ही चाहिए प्लांट को, और मैक्रो कह दिया तो इसका मतलब ज्यादा मिकदार में चाहिए। अच्छा, नाइट्रोजन प्लांट को मिलता कहां से, आपको पता है एयर के अंदर नाइट्रोजन कितना मौजूद है, 78%, और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा जी, तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इस नाइट्रोजन को क्यों नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन इतनी ज्यादा मिकदार में है तो हमें तो नाइट्रोजन को इनहेल करना चाहिए ना इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। हम नाइट्रोजन को ही क्यों लेते हैं, क्यों क्यों यूज नहीं होती, यूजेबल नहीं है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब एक ऐसी फॉर्म में है जिसमें ये नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर सकता ना, तो कोई कंपाउंड भी नहीं बना सकता जिनसे प्लांट फायदा उठा सके। तो लाजमी है कि पहले ये नाइट्रोजन जो है ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जिस फॉर्म को प्लांट यूज कर सकते हैं, और वो फॉर्म है नाइट्राइट और हमारा बिलव्ड नाइट्रेट। नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्रोजन को जो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है ना, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। ये बात आ रही है समझ में कि नाइट्रोजन का उस फॉर्म में कन्वर्ट होना जिस फॉर्म को प्लांट यूज कर सके, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलग अलग तरीके हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एटमॉस्फेरिक भी होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की मदद से, यानी लाइटनिंग हो गई, थंडरस्टॉर्म की वजह से जो है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमारा बिलव्ड नाइट्राइट और नाइट्रेट मिल जाएगा, दोनों खानों से समझिएगा। दूसरी होती है इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाकर ये नाइट्राइट और नाइट्रेट तैयार किए जाते हैं। तीसरी होती है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये इसको परफॉर्म करने के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इस नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को कंबाइन करवाकर उस फॉर्म में लेके आते हैं जिस फॉर्म में इसको प्लांट यूज कर सकता है। ये बात आ रही है समझ में। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन किस तरीके से एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन प्लांट बॉडी तक पहुंचता है। एक बार ये नाइट्राइट और नाइट्रेट प्लांट में एब्जॉर्ब हो गए,
प्लांट इसी ही नाइट्राइट और नाइट्रोट को यूज करते हुए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाएंगे। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन से हैं मेनली? जी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन से हैं? अमीनो एसिड यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी मौजूद होता है, पता है आपको नाइट्रोजन मौजूद है इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए के अंदर, एटीपी के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है। अच्छा, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के लिए लाजमी है। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन होगा तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो इनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। और इनकी फॉर्मेशन नहीं हुई यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हुई तो कोई काम नहीं होगा। प्रोटीन के मैंने आपको बहुत सारे काम बताए हैं। प्रोटीन जो है ये सबसे पहला काम तो ये कि टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करेगा, दूसरा ये कि एनर्जी की तरह एक्ट करेगा, हार्मोन बनाएगा, एंटीबॉडीज, एंटीजन, ये कुछ भी नहीं बनेगा अगर नाइट्रोजन नहीं होगा। और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, ये किस तरीके से जीन जो अगले जनरेशन में जाएंगे ट्रांसफर ही नहीं हो सकेंगे अगर नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है। जिस वजह से इंपॉर्टेंट प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब जब कभी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टर्म आएगा तो आपको क्या याद आएगा? नहीं, नाइट्रोजन किनके अंदर मौजूद है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखने लिविंग बॉडी के अंदर। ये बात आ रही है समझ में? आगे मूव करें। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? ग्रोथ रुक जाएगी। अगर हमारी क्रॉप है ना, क्रॉप अच्छी नहीं ग्रो करेगी और उसकी यील्ड भी जो है वो कम हो जाएगी, यानी जो फ्रूट प्रोडक्शन है, क्रॉप की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? मैग्नीशियम की बात करते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम जो है ये सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, चाहिए लेकिन नाइट्रोजन जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब नहीं, ज्यादा मिकदार में चाहिए, हाँ वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अच्छा, मैग्नीशियम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए। आपको पता है हमने सेल डिस्कस किया हुआ है, सेल के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि प्लांट जो सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे। इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर प्रोटीन का बना हुआ मैट्रिक्स, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इसके अंदर वो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए होते हैं, एक को क्या कहते हैं? एक को ग्रेनम, और सबको मिला के ग्रेना। इस ग्रेनम का एक ये वाला जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, अच्छा, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स हैं, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें क्या मौजूद होते हैं? क्लोरोफिल, हमारे बिलव्ड क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर एक क्लोरोफिल को बाहर निकालेंगे ना तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला, ठीक है। इसमें एक ये वाली चेन होती है, एक रिंग होती है, एक ये चेन होती है, ठीक है। पोरफायरिन रिंग, फाइटल चेन, नाम लिख दें, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन पोरफायरिन रिंग, फाइटल चेन। ये बात आ रही है समझ में या नहीं? ये वाली चेन जो है फाइटल चेन, फाइटल चेन इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये वाली रिंग जो है वो पोरफायरिन रिंग होती है और ये फाइटल चेन होती है। अच्छा, ये जो पोरफायरिन रिंग है ना, इसके बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मैग्नीशियम। तो इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। और अगर क्लोरोफिल होगा तो ही फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, तो ही प्लांट ग्रीन अपीयर होगा। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, प्लांट ग्रीन भी नहीं। एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है इस मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो है राइबोसोम, राइबोसोम पढ़ा है आपने? राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों यूनिट जो है एक दूसरे से नाराज होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से अलग हुए होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि ये कपल्स की तरह है, नाराज हुए कपल्स होते हैं ना, अलग ही रहते हैं, और जब कोई मेहमान आ जाए उनके घर तो फिर जो अच्छे बनने के लिए एक साथ आ जाते हैं। तो ये ऐसा ही है, मेहमान का प्रोटीन है लेकिन उनको राजी करने के लिए भी कोई ना कोई सब घर, हाँ, घर पे कोई मेंबर होता है ना, वैसा मेंबर है मैग्नीशियम। यानी राइबोसोम के 2 यूनिट्स को कंबाइन करवाने के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। और मैग्नीशियम यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड को हम सॉल्ट बॉन्ड कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है या सॉल्ट बॉन्ड भी कह सकते हैं, और बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। तो मैग्नीशियम के टिपिकल 2 रोल बताए मैंने आपको, एक क्लोरोफिल की सिंथेसिस और दूसरा, वेरी गुड। अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन भी अच्छे से नहीं बन पाएगी, और प्रोटीन नहीं होगी तो कितने सारे काम मैंने प्रोटीन के बताए वो भी नहीं हो पाएंगे इफेक्टिवली। ये बात आ रही है समझ में? आर यू गेटिंग मी बेटा? चलेंगे आगे मूव करते हैं। सो इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड कनेक्टिंग बोथ सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि जो लीफ है, आपको पता है लीफ के अंदर ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम वेन कहते हैं, वेन। इन वेन्स के अंदर, जाहिर सी बात है वेन्स है तो इनके अंदर भी क्लोरोफिल होगा, इन वेन्स के अंदर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब वेन्स के अंदर और वेन्स के दरमियान वाले जो एरियाज हैं वहां क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है ना,
तो उन्हें इंटरवेनल क्लोरोसिस कहा जाता है, क्योंकि वेन्स के दरमियान का जो एरिया था, वेन्स के दरमियान का एरिया, वहां पर क्लोरोफिल खत्म हो गया, क्लोरोफिल के खत्म होने को क्लोरोसिस कहा जाता है। वेन्स के दरमियान हुआ इंटरवेनल, इंटरवेनल क्लोरोसिस वाले सिम्टम आएंगे, लीफ जो है वो येलो होने लग जाएगा ग्रीन से, ठीक है। अच्छा, ये इसकी डेफिशिएंसी के बारे में था। यहाँ तक कोई बात, कोई चीज जो आपको ना समझ में आई हो? जस्ट मैंने आपको ये बताया कि मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है, मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिशिएंसी में क्या होगा। आगे मूव करें, फर्टिलाइजर पढ़ते हैं। देखें, मिनरल और फर्टिलाइजर में थिन लाइन डिफरेंस है। मिनरल के बारे में मैंने क्या बताया, मिनरल क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो ग्रोथ के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हो। ये भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो ग्रोथ के लिए, यील्ड के रिक्वायर्ड हो, लेकिन ये नेचुरल है, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, बस ये डिफरेंस है फर्टिलाइजर में और मिनरल में। जो काम जो मिनरल कर रहे होते हैं वही काम ये फर्टिलाइजर करेंगे, बस ये नेचर की तैयार करदा चीज है और ये इंसान बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो वही बात लिखी है, दोस काइंड ऑफ सिंथेटिक, सिंथेटिक वर्ड आ गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स व्हिच हेल्प इन ग्रोथ। अच्छा, इनके एडवांटेजेस, जब हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं ना तो ग्रोथ अच्छी होती है प्लांट की, क्रॉप की। इसकी मदद से ऑर्गेनेल भी सिंथेसाइज होते हैं। कौन सा ऑर्गेनेल सिंथेसाइज होगा? जैसे देखें, कॉमनली जो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं ना, उनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, फास्फोरस मौजूद होता है और पोटेशियम मौजूद होता है, ठीक है। इनको एनपीके फर्टिलाइजर भी कहा जाता है, एनपीके, एनपीके फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। फास्फोरस है तो फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड है तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, तो इस तरीके से ऑर्गेनेल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। पोटेशियम की मदद से जो है वो स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है, पढ़ा था ना हमने, याद है स्टोमाटा के स्ट्रक्चर में, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ये कुछ रोल है इन फर्टिलाइजर के। लेकिन फर्टिलाइजर का हद से ज्यादा इस्तेमाल भी खतरनाक है। अगर फर्टिलाइजर हमने हद से ज्यादा इस्तेमाल किए तो उनके बहुत सारे इफेक्ट हैं, कुछ इफेक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट होल्डिंग टेंडेंसी। ये जो सॉइल है ना, सॉइल के अंदर टेंडेंसी है कि वो कुछ ना कुछ मिनरल को होल्ड करके रखती है जहां प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे कि ये नाइट्रेट बनेंगे, नाइट्राइट बनेंगे, यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से सॉइल में लीचिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। लीचिंग का मतलब वाटर के साथ मिनरल्स का बह जाना, वाटर के साथ मिनरल्स का बह जाना लीचिंग कहलाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से जो लीचिंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड अप होगा तो मिनरल जो है वो सॉइल में रुकेंगे नहीं और बह जाएंगे पानी के साथ, और ऐसी सॉइल जो है वो सुइटेबल नहीं होगी प्लांट की ग्रोथ के लिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये है कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज करने की वजह से कुछ मिनरल का अमाउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, इस प्रोसेस को यूट्रोफिक खराब हो जाती है, इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सेस नहीं होगा, सनलाइट का एक्सेस नहीं होगा, मेरीन लाइफ है, वेरी गुड। उसके अलावा पेस्ट प्रॉब्लम, देखें पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट ऐसे काइंड के ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाएं, दोज ऑर्गेनिज्म विच काज हार्म टू प्लांट, ऑर्गेनिज्म काज हार्म टू प्लांट्स। अच्छा, प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले जो ऑर्गेनिज्म उनको पेस्ट कहते हैं। पेस्ट में किसका किसका शुमार होता है? इंसेक्ट का, ठीक है, फंजाई का और कुछ बैक्टीरिया का। हम इनको रोकने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, सेम फर्टिलाइजर यूज करने के करते करते, ये बात ध्यान से सुननी है, कुछ कुछ जनरेशन के बाद इंसेक्ट में, बैक्टीरिया में और फंजाई में ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि अब उस फर्टिलाइजर का उन पर कोई इफेक्ट नहीं कर होगा। से फॉर एग्जाम्पल हम एक फर्टिलाइजर से इनको रोक रहे थे, हमने 3-4 सालों तक तो इनको रोका, 5-6 साल एक ऐसी जनरेशन आ जाएगी, इसकी मॉडिफाइड जनरेशन, इनकी मॉडिफाइड जनरेशन जो इस ए फर्टिलाइजर से पहले खत्म हो रही थी ना, अब खत्म नहीं होगी। इस ऐसी काइंड के जो स्ट्रेन बनते हैं, ऐसी काइंड की जो स्पीशी बनती हैं, उन्हें हम रेजिस्टेंट स्पीशीज कहते हैं। ये बात आ रही है समझ में कि एक्सेसिव सेम फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देना ऑर्गेनिज्म के अंदर पेस्ट प्रॉब्लम कहलाता है। अच्छा जी, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, न्यूट्रिएंट जो है इम्बैलेंस भी हो जाएगा। वही बात कि एक न्यूट्रिएंट अगर एक्सेसिव बार बार यूज हो रहा है तो इससे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो है वो सॉइल एसिडिटी, ऐसे कंपोनेंट जो है वो सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतना ही था, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।